Goal, nation's leading institute. Hello students. So today we are going to discuss AITS for NEET 2023 flashback to that was held on 18th of December 2022. I myself Riaz Ahmad working in Goal Institute since last 7 years. I would like to discuss all the questions in chemistry particularly that was asked in physical chemistry. Physical chemistry का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. So let us start with question number 51. So I hope that all of you are having questions along with yourselves right now. Question number 51. If we see question number 51 students, the question says how many molecules of ATP undergo hydrolysis to raise the temperature of 180 kg of water which was originally at room temperature by 1 degree. तो इसमें क्या बोला जा रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ 1 डिग्री सेल्सियस. सीपी थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा एरर है. दैट इज सीपी मोलर हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज गिवन 75.32 जूल पर केल्विन पर मोल. एंथैल्पी इज आल्सो गिवन फॉर एटीपी हाइड्रोलाइसिस. तो क्वेश्चन स्टूडेंट देखने में जरूर डिफिकल्ट लग रहा मगर कैलकुलेशन इज सो इजी. व्हाट वी हैव टू डू? सबसे पहले स्टूडेंट वी हैव टू फाइंड टोटल हीट एनर्जी इन्वॉल्व. जो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं पर्टिकुलरली ये फिजिक्स में आप लोग ज्यादा यूज करते हैं. Q is equal to N Cp delta T. This is the formula. And N you know, N is number of mole. वाटर का मास दिया हुआ स्टूडेंट. मास ऑफ वाटर 180 kg. 180 kg है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो गया 180 ग्राम. मोलर मास 18. Cp वैल्यू इज गिवन 75.32. 75.32. Okay, and change in temperature is 1. When you calculate, the answer will be 75.32 into 10 raised to the power 4. This is in joule. इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए. तो ये 1000 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट क्योंकि बाकी जो डेटा दिया हुआ दैट इज इन किलो जूल. सो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है. तो 1000 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 753.2 किलो जूल. ये निकला एनर्जी वी गॉट स्टूडेंट. नाउ एंथैल्पी चेंज फॉर एटीपी हाइड्रोलाइसिस. This is given in question 7 kilocalorie. If you look at the question, yes, for ATP, enthalpy change for ATP hydrolysis is 7. सिर्फ यूनिटरी मेथड है इस क्वेश्चन में, ज्यादा कोई समस्या नहीं है. हाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल फाइंड नेक्स्ट स्टेप इज enthalpy change for ATP hydrolysis. Enthalpy change for ATP hydrolysis is 7 किलो कैलोरी. सिर्फ यूनिट कन्वर्जन है इसमें. अब देखिए एक डेटा आया किलो कैलोरी में और एक डेटा है किलो जूल में. यू नो 1 कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली 4.184 जूल. तो इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे. 7 किलो कैलोरी को हटाएंगे 4.184 तो ये हो जाएगा जूल पर मोल. So when we will calculate student, it will be 29.2 kilojoule per mole. 29.2 kilojoule per mole. तो हम लोग एटीपी हाइड्रोलाइसिस का जो वैल्यू दिया हुआ था कैलोरी में उसको किलोजूल में कन्वर्ट कर दिए. नो वी गॉट द आंसर पर मोल. ध्यान रखेंगे मोल कंसेप्ट है यहां पर इन्वॉल्व. स्टूडेंट पर मोल मीन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ स्पीसीज. नो वी गॉट द आंसर. देख लीजिए 29.2 kilojoule is related to 1 mole and 1 mole is 6.02 into 10 per 23 for these many molecules. 29 यहां से निकाले. देख लीजिए इससे निकाले हम. You have to understand the sequence of the question.
These many kilojoule is responsible for one molecule, 1 mole, and 1 mole contain Avogadro number of molecule. Therefore, question में हम लोग का वैल्यू कितना आया? This was our kilojoule, 753.2. राउंड ऑफ फिगर में 6 ले लीजिए. जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं 6.02 को 6 ले लीजिए. 6 into 23 upon 29.2 into 753.2. राउंड ऑफ फिगर में इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 6.02 को 6 लेंगे. अप्रोक्सीमेटली द आंसर विल बी. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, मगर क्वेश्चन को समझना चाहिए. क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग. तो ये था क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 स्टूडेंट, जिसका ऑप्शन है 1. फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 51 and its option is 1. First option. तो I hope you all understood. केवल कैलकुलेशन है, थोड़ा है डिफिकल्ट कैलकुलेशन. ध्यान देना, ये सब नीट में 20% क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा रहेगा सॉल्व करने वाला. वो आपको स्पीड बढ़ाना, प्रैक्टिस. जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 52. ये तो खैर इंपॉर्टेंट है. Hess's law इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ इथीन का, CO2 का, वाटर का पूछा जा रहा. एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथीन. स्टूडेंट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथीन, CO2 प्लस H2O. This is our question. ये क्वेश्चन है स्टूडेंट. What we have to do? We know the expression. An easy question. ये क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं. Standard enthalpy of formation of product minus standard enthalpy of formation of reactant. This is the formula. Product में है CO2. In product there is CO2. CO2 का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट. Value of CO2 is given is 394, 2 moles. So we will write 2 into minus 394 plus product में water का वैल्यू दिया हुआ 286. 2 into minus 286. क्या करना है इस क्वेश्चन में? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग. माइनस रिएक्टेंट में देखिए इथीन, and ethene value is given 52, and this is elemental form. सभी बच्चों को पता होना चाहिए. Standard enthalpy of formation of substance in an elemental form is 0. I hope you all know these things. Plus 0. जब कैलकुलेट करेंगे we will get the answer. The answer is minus 1412 kilojoule per mole, and the option for this question is option 2. Second option is the answer. So it was an easier question, student. Now let us move forward. Question number 53. Question number 53. Question number 53 about, the question says about spontaneity, Gibbs free energy. You know the expression Gibbs-Helmholtz equation. Question number 53 says a reaction is spontaneous at low temperature but non-spontaneous at high temperature. So the formula we know, the expression delta G is equal to delta H minus T delta S. One thing you all should know, if delta G is negative, then the process is spontaneous, low temperature. So for spontaneity, student, for spontaneity, the question says that temperature is low, temperature कम है, delta G negative लाना है. तो आप ही लोग बोलिए
अगर ये नेगेटिव है, टेम्परेचर कम है, ये अगर पॉजिटिव रहा तो जब सॉल्व करेंगे ये पॉजिटिव है, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, हर हाल में रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव लाने के लिए एंथैल्पी भी नेगेटिव लेंगे, उम्मीद है कि समझ रहे हैं आप लोग। और टेम्परेचर कम लेंगे, टेम्परेचर कम लेंगे तभी तो ये मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा। सो व्हाट वी विल गेट द आंसर, डेल्टा जी नेगेटिव के लिए इट्स वेरी क्लियर, थिंक लॉजिकली, थिंक मैथमेटिकली, थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव मीन्स डेल्टा एच शुड बी 0 और टेम्परेचर कम है, तो देयरफॉर इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन 4 इज द आंसर। डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए ये नेगेटिव रहेगा और ये जो पॉजिटिव वैल्यू ये थोड़ा कम रहेगा, तभी तो हर हाल में कैलकुलेशन के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले -7 -3, तभी तो आंसर आएगा -4, ये वैल्यू बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, तब ना माइनस आएगा। इसलिए डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव और टेम्परेचर कम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, फोर्थ ऑप्शन। या डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस लेस देन 0। आप लोग जान रहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एस लेस देन 0। डेल्टा एस अगर देख ले, डेल्टा एस कम रहेगा, डेल्टा एस विल बी लेस देन 0 मीन्स अगर इसको नेगेटिव लेना है तो ये पॉजिटिव। स्टूडेंट थिंक प्रॉपर्ली, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा सॉरी इन क्वेश्चन इट सेज डेल्टा एस लेस देन 0, यस। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ये अगर प्लस है तो इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए ना। इस देखिए हम एक एग्जांपल ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये ज्यादा होना चाहिए, ये मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ये कम रहेगा तभी तो रिजल्टेंट आएगा नेगेटिव। देयरफॉर डेल्टा एस दे रहा नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव और नेगेटिव ये हो जाएगा प्लस, प्लस आया तो ये जो राइट साइड वाला फैक्टर है इसका वैल्यू कम होना चाहिए, वैल्यू कम होगा तभी तो अल्टीमेटली रिजल्ट शुड बी नेगेटिव। तो टेम्परेचर कम अगर है तो डेल्टा एस नेगेटिव और डेल्टा एच भी नेगेटिव। ओके, नाउ इट्स क्लियर आई थिंक। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन विल बी 4 ऑप्शन इज 4। लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, डेल्टा एच इज गिवन, डेल्टा एस इज गिवन। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डेल्टा एच दिया हुआ, वी नो द एक्सप्रेशन, देखिए इससे बनेगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंथैल्पी दिया हुआ, एंट्रोपी दिया हुआ, टेम्परेचर पूछा यार, तो टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो मिनिमम टेम्परेचर पूछा, मिनिमम टेम्परेचर। A reaction is this, no, a process has delta H this much, delta S value is given, minimum temperature, minimum, कम से कम temperature. तो delta H value is given in the question, delta H is 200 joule per mole and delta S 40 joule per Kelvin per mole. Per mole cancel, joule cancel. जब सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 5 केल्विन। कम से कम इतना टेम्परेचर रहना चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम इतना रहना चाहिए स्टूडेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन का 5 केल्विन इज द आंसर, द ऑप्शन इज थर्ड। 54 का ऑप्शन 3। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 55। 55 ये भी इजी क्वेश्चन है। A gives B plus C. Its equilibrium constant is given K1. तो K1 का फॉर्मूला लिखेंगे concentration B, concentration C upon concentration A. Now, the other equation is B plus C gives P. B plus C gives P. Equilibrium constant K2. तो K2 का वैल्यू concentration P upon concentration B divided by concentration C. Now, equilibrium, अब आपसे पूछा क्या जा रहा? A gives P.
K dash is equal to what? This is your question. अगर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, K dash can be obtained by multiplying K1 and K2. चेक कर लीजिए, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, B और C कैंसिल, बच जाएगा प्रोडक्ट अपॉन, ऊपर में रहेगा P और डिनोमिनेटर में रहेगा A. इट्स सो इजी. 1 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, ये वैल्यू K डैश आ जाएगा. K डैश का फॉर्मूला, K डैश इज इक्वल टू कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन A. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 and 2 वी विल गेट K डैश. सो देयरफॉर K डैश मान लिए हम. The answer is K1 into K2. This is the answer. This is the answer, student, and it is given in the last option. 55 का option हो जाएगा 4. 55 का option 4. 4 option. 4th option is the answer. Another easy question. It was an easy question. Now come towards question number 56. Student, question number 56 है बहुत lengthy. Question में कोई दम नहीं, बहुत easy. I am reading. You all must be having question paper in your hand. Using the equation, Arrhenius equation दिया हुआ, K is equal to E. Arrhenius equation, energy के टर्म में डेल्टा G दिया हुआ है. The reaction is spontaneous. आप जानते हैं spontaneity के लिए डेल्टा G क्या होना चाहिए? नेगेटिव. डेल्टा G होना चाहिए नेगेटिव. या अब इसमें assertion reasoning question. The question is of assertion reasoning. Delta G negative, K is greater than 1, which implies a spontaneous reaction. Word को पकड़िए. Delta G less than 0, negative, spontaneous. पहला स्टेटमेंट सही. सेकेंड वन, Delta G greater than 0, negative, non spontaneous. इतना लेंदी मत, एकदम ट्रिक, नीट क्वालिफाई करना है. कीवर्ड्स को खोजिए, कीवर्ड्स. स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ Delta G more than 0 मीन्स पॉजिटिव और लिखा हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस. बस ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है. डेल्टा जी लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव स्पॉन्टेनियस. डेल्टा जी मोर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस. देयरफॉर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है, आंसर ये है स्टूडेंट कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो एग्जामिनर कभी कभी आपको ट्विस्ट कर देंगे, आप कीवर्ड्स को पकड़िए. 56, both statement 1 and 2 are correct. Therefore, the option will be third option. Both 1 and 2 correct. Option 3. Okay. Now come towards question number 57. Question number 57, student. Question number 57 says, at 25 degrees Celsius, Kw, it is a truth, ये सही है, Kw is equal to ionic product of water, H plus ion into OH minus at 25 degrees Celsius. इसका वैल्यू 10 पर -7, इसका भी वैल्यू 10 पर -7. This is equal to 10 per -14. This statement is correct. The second one, H plus ion into OH minus. अभी हम लिखें H plus ion 10 per -7, OH minus ion 10 per -7. So option 2, second statement is also correct. First statement is also correct. Third, Kw does not depend upon temperature. ये गलत है स्टूडेंट. ये आपको एकदम याद रखना. One of the most important question of equilibrium. कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे वो Kp हो, Kc, Kw, Ksp, इवन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, कोई भी कांस्टेंट है. आर्हेनियस इक्वेशन याद कीजिए, टेम्परेचर के बदलने से कांस्टेंट बदलता है. इसलिए स्टेटमेंट 3 में लिखा हुआ Kw डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. Kw changes with change in temperature, so it is temperature dependent. Kw टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया. मोलैरिटी ऑफ वाटर है तो सभी बच्चे जानते, बताने की जरूरत नहीं. प्योर वाटर का मोलैरिटी 55.55 m. तो स्टेटमेंट 4 भी सही है. तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 4. स्टेटमेंट नंबर 1, 2 and 4. ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर. दिस वॉज एन इजी क्वेश्चन. आई एम श्योर कि आप सभी बच्चे बनाए होंगे इस क्वेश्चन को. Now, question number 58. ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट.
एकदम इजी। 58 फॉर्मूला पुट करिए, POH इज इक्वल टू PKB प्लस log base 10 base by salt. It was a formula based question. किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं। ओके, तो डेटा दिया हुआ है, PKB का वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन, PKB इज 5 प्लस log base 10 0.1 बेस का अमोनिया इज अ लोएस्ट बेस, बताने की जरूरत नहीं, 0.1 अपॉन 1, तो ये आएगा, ये अगर रिवर्स कर दिए तो साइन या माइनस हो जाएगा, 5 माइनस log 1 अपॉन 0.1 यानी log 10, इसको हटाएंगे तो log 10 बेस 10, स्टूडेंट log 10 बेस 10 ये हो गया 1, तो 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4, या 4, ये क्या निकला, ये निकला POH। हम लोग जानते हैं pH प्लस POH का सम इज 14, therefore pH will be 10. 10 is the answer. 10 is the answer, student, and this is option number 1. First option. First option is the answer. Okay. Now, let us move forward. This was question number 58. Student, now move forward. Question number 59. ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले आपको KSP का फॉर्मूला डिराइव करना। बिस्मथ सल्फाइड इज गिवन Bi2S3। उम्मीद है कि आप लोग आयनिक रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं। बिस्मथ का वैलेंसी 3, सल्फर का वैलेंसी 2, बिस्मथ इज 2 इन नंबर, 2 से मल्टीप्लाई करिए, सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। याद कीजिए इस तरह से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, C माइनस S, 2S एंड 3S। KSP का फॉर्मूला प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू बिस्मथ आयन इनटू सल्फाइड आयन रेज़ टू द पावर 3। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए 2S का होल स्क्वायर इंटू 3S का होल क्यूब, द आंसर 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 4 108 S पे पावर 5, 108 S पे पावर 5। अब देखिए स्टूडेंट, S पे पावर 5 इज इक्वल टू KSP अपॉन 108। KSP का वैल्यू दिया हुआ 1.08। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 75, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 75, क्यूब रूट है, तो इतना तो आपको मैथ समझना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 15, 10 टू द पावर माइनस 15 इज द आंसर। सो ऑप्शन इज 1, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन है, मगर कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं, एकदम एग्जैक्टली सेम रेशियो में दिया गया। ओके, 10 पर माइनस 15 इज द आंसर। Now student, move forward. Question number 60. ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 में एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज गिवन, मॉलिक्यूलर मास इज गिवन, एज लेंथ दिया हुआ 5 एंगस्ट्रॉम, ओके, क्यूबिक लैटिस, डेंसिटी इज गिवन 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ, फाइंड द रेडियस, R पूछा जाएगा, BCC है, चेक कर लिया जाए। अभी कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा नंबर ऑफ एटम निकलेगा 2। तो कुछ बच्चे तो इसको बनाए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी नो द एक्सप्रेशन, D इज इक्वल टू Z इंटू M इंटू A क्यूब इंटू NA। सबसे पहला काम ये करेंगे स्टूडेंट, वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ Z। Z इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू A क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर divided by atomic mass.
डेंसिटी दिया हुआ क्वेश्चन में, यूनिट पे नजर रखेंगे, 2 दिया हुआ, राउंड ऑफ फिगर में हम लोग Na को ले लेंगे 6 इंटू 10⁻23 और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन में पिकोमीटर 500 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻10, फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻8, अल्टीमेटली सेंटीमीटर में लाना है, याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻8 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इज गिवन 75। जब आप कैलकुलेट करिएगा तो z का वैल्यू आएगा 2। स्टूडेंट, z इज इक्वल टू 2, याद कीजिए, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ BCC यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ एन एटम, यू शुड नो द फॉर्मूला, r is equal to √3a/4, edge length is given √3, 5 डिवाइडेड बाय 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 2.165 एंगस्ट्रम। ये आंसर है एंगस्ट्रम में, लेकिन आंसर किस में चाहिए? पिकोमीटर में। पिकोमीटर में लाना है तो पहले एंगस्ट्रम को स्टूडेंट पहले मीटर में कन्वर्ट करिए, ये आया मीटर, एंगस्ट्रम को पहले मीटर में कन्वर्ट किया, अब पिकोमीटर में चाहिए 10⁻12 से डिवाइड कर दीजिए, तो द आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 216, यानी 217 पिकोमीटर। दिस इज द आंसर, ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। Okay. Now, question number 61. Question number 61 बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 61, pH दिया हुआ 10⁻3, 10⁻3 m। एक सॉल्यूशन का pH इज गिवन 10⁻3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कमिंग नीट एग्जामिनेशन। इसको डाइल्यूट किया गया 1000 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे देख लिए, इतना तो आप समझते होंगे। पीएच अगर 10⁻3 है स्टूडेंट, तो कंसंट्रेशन कितना 10⁻3, पीएच इज 10⁻3। इसका वॉल्यूम हम लोग ले लेंगे, एक्स मान लेंगे, वी विल टेक इट्स वॉल्यूम इक्वल टू एक्स। तो concentration 10, pH is equal to, pH is given how much? In question, the pH of 10⁻3 m HCl, pH पूछा जा रहा, concentration is given, H plus sign is given 10⁻3, यानी इनिशियल मोलैरिटी दिया हुआ, इसका इनिशियल वॉल्यूम हम x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में what question says, the question says that it is diluted 1000 times, it is diluted 1000 times, 1000 टाइम्स वॉल्यूम को डाइल्यूट कर दिया गया, यानी फाइनल वॉल्यूम आप ले लीजिए 1000x। फाइनल मोलैरिटी क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये जो इनिशियल मोलैरिटी है स्टूडेंट, थोड़ा कंसेप्ट को समझिएगा। इनिशियल मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन 10⁻3, इट इज गिवन, इनिशियल वॉल्यूम हम x ले लिए, फाइनल मोलैरिटी क्या होगा नहीं पता, मगर उस सॉल्यूशन को 1000 टाइम्स डाइल्यूट किया गया। तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला m1v1 is equal to m2v2। अब m1v1 is equal to m2v2 से आप m2 निकालिए। When you will calculate m2, it's 10⁻6, x कट जाएगा, फाइनल मोलैरिटी इज 10⁻6। अब एक चीज याद रखेंगे, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे, H प्लस साइन टोटल अब निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। H प्लस साइन total is equal to H plus sign from acid plus H plus sign from water। वाटर का भी तो कंट्रीब्यूशन है, 10⁻7, 10⁻6 से ज्यादा कमजोर नहीं है, इसलिए यहां पे वाटर के कंसंट्रेशन को ऐड करना पड़ेगा। एसिड का आया 10⁻6, वाटर के वजह से 10⁻7, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 10⁻6 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 10⁻6 इंटू 10⁻1,
तो 10 पर -6 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.1 और 1, ये आएगा 1.1। और log 1.1 का वैल्यू याद कर लीजिए, इसको लगभग होता है 0.05, इसे याद कर लीजिए स्टूडेंट। तो pH कैलकुलेट करेंगे, माइनस log 10 1.1 इंटू 10 पर -6 माइनस log 1.1 प्लस माइनस log 10 पर -6, तो इसका वैल्यू है 0.05 और ये हो जाएगा 6। तो जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आएगा 5.9 के आसपास, 5.95। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लीजिए, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द आंसर स्टूडेंट, ऑप्शन 3, this is the answer, 5.9. Okay, so this was question number 61. Now come towards question number 62. तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सीख रहे हैं। अगर मिस्टेक हुआ एग्जाम में तो देख लीजिए कैसे बनता है। नो, द क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड द क्वेश्चन केम इन नीट ऑल्सो। द सेम क्वेश्चन was asked in NEET entrance examination. The question is from NCERT book, electrochemistry. रिएक्शन पे ध्यान देना, देखिए फर्स्ट रिएक्शन जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2 प्लस में, और Ag2O में स्टूडेंट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर को अलग करिए, Ag प्लस O2 माइनस। देख लीजिए Ag2O में सिल्वर एग्जिस्ट एज Ag प्लस। तो थोड़ा टेक्निक, एकदम शॉर्टकट टेक्निक सीखिए कैसे नीट में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट बट इट्स कैलकुलेशन इज सो इजी। ये रहा एनोड का रिएक्शन, कैथोड में Ag प्लस, ये कन्वर्ट हुआ Ag में। बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगाइए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा। ये एनोड और ये कैथोड। स्टूडेंट लेट इज अप्लाई द फॉर्मूला E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। देख लीजिए कैथोड पे किसका रिएक्शन, सिल्वर का, और एनोड पे किसका रिएक्शन, जिंक का। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन इन द क्वेश्चन क्लियरली। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, हालांकि मिस प्रिंटिंग है, नीट में भी यही मिस प्रिंटिंग वाला क्वेश्चन आया। सिल्वर का आप लोग जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.8, मगर जो डेटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। 0.34 माइनस, और जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.76। सॉल्व करेंगे, द आंसर इज 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। ऑप्शन 4 इज द आंसर। और E नॉट अगर पॉजिटिव आया दैट मींस द प्रोसेस इज spontaneous reaction. Okay, let us move forward now. This was question number 62. Question number 63, थोड़ा है कैलकुलेशन इसमें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 63, some calculation is there in it. थोड़ा धैर्य से कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले let us see the reaction. H2Cu2 plus, it gives 2H plus Cu. E is given, cell potential is given 0.31 volt. Standard cell potential is also mentioned 0.34. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ, और n का वैल्यू अब जान दें, n 2 है, देख लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, n is equal to 2. Now we will apply the formula, Nernst equation, E is equal to E naught minus 0.06 ले लीजिए राउंड ऑफ फिगर में, अपॉन n log base 10 Q। रिएक्शन कोशेंट हम लोग जानते हैं, we know the expression, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सब्र से बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अंत में एकदम रिजल्ट एकदम इजी, अपॉन 2। अब pH, एक चीज इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दीजिए, pH इज गिवन, pH इज 3, बताने की जरूरत नहीं, इतना तो आप लोग सभी बच्चे जानते हैं। pH 3 है तो H प्लस साइन कितना होगा, इट विल बी 10 raised to the power -3, 10 raised to the power -3। pH से H प्लस साइन का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो इनटू लॉग, देख लीजिए ये रहा H प्लस साइन, Q जब लिखेगा तो H पे पावर क्या हो जाएगा 2,
यानी 10 पर माइनस 3 इंटू 10 पर माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पर हम कंसंट्रेशन Cu2 प्लस को ऐसे रहने देंगे, Cu2 प्लस पहले निकाल लेते हैं। तो जब Cu2 प्लस कंसंट्रेशन व्हेन यू विल कैलकुलेट कर लेना है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7, ये निकला Cu2 प्लस। वी गॉट द आंसर 10 पर माइनस x is equal to 10 पर माइनस 7, 10 कैंसिल, x is equal to 7, ये वैल्यू निकालना था। उम्मीद है कि समझ में आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, धैर्य से बनाना था इस क्वेश्चन को, इत्मीनान से बन जाता। You got the answer. This is option number 1. First option is the answer. Question number 63, option 1. Okay. Now let us move ahead. Question number 64. ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हमें लगता है लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन निकालिए तो 3 बार जरूर पूछा है, एकदम सेम क्वेश्चन आ रहा है रिपीटेडली। कोलरॉस लॉ का एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम एसिटेट का वैल्यू दे दिया HCl का और NaCl का, अब पूछता है एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लास्ट ईयर भी आया, इस साल भी आया, सो सच अ फेमस क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन। नाउ सबसे पहले वी विल फाइंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। स्टूडेंट ये तो उम्मीद है कि आप लोग जानते हैं, इसमें 3 कंपाउंड दिया हुआ, एक दिया हुआ सोडियम एसिटेट, अनदर कंपाउंड NaCl एंड HCl। टेक्निक आप सभी बच्चे जानते हैं, ये रहा H प्लस आयन और ये रहा एसिटेट आयन। एसिटेट आयन यहां से आएगा, इस पर साइन हो जाएगा प्लस, H प्लस आयन देखिए एसिटेट आयन आएगा इस कंपाउंड से साइन प्लस, H प्लस आयन इस कंपाउंड से साइन प्लस, और जो बच गया उस पर नेगेटिव साइन। सबका वैल्यू दिया हुआ, एसिटिक एसिड का 90, यहां पर लगाएंगे -125 प्लस 425, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 390.5 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट हम नहीं लिख रहे, यूनिट आप जान रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ। अब एक लाइन का तो आंसर है, कितना फेमस फॉर्मूला है ये, जब आप क्वेश्चन पेपर निकालिए यू विल सी सो मेनी टाइम्स द क्वेश्चन हैज कम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज द एक्सप्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एट अ गिवन कंसंट्रेशन वैल्यू दिया हुआ 7.8, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और कैलकुलेट किया हम लोग लगभग आया 390.5, राउंड ऑफ फिगर में 390 ले लीजिए। द आंसर इज 0.02, 0.02 इज द आंसर, यानी 2%। नीट में पूछता परसेंटेज डाल देता, आंसर इज 2%। तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन विल बी 2, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर, सेकंड ऑप्शन। आई होप you all have solved this particular question, such a famous question. So this was question number 64. Now come towards question number 65. तो क्वेश्चन नंबर 65 के लिए पहले आपको H प्लस आयन का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। बनाने का बहुत तरीका, डायरेक्ट फैराडे लॉ भी लगा सकते हैं, मगर हम लोग कॉन्सेप्ट से बना लें। 1 मोल हाइड्रोजन के लिए हाउ मेनी फैराडे, 2 फैराडे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ 0.01 मोल के लिए कितना फैराडे इन्वॉल्व होगा, दिस इज अ क्वेश्चन। 1 मोल 2 फैराडे, 0.01, तो आंसर आया कितना फैराडे, इट इज 0.02 फैराडे। दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट। अब इसमें वी हैव टू फाइंड टाइम, टाइम पूछा जा रहा है, टाइम अब जानते हैं, तो पहले इसको क्या करेंगे, कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज अवर आंसर, 0.02 फैराडे है, 96500 से मल्टीप्लाई करिए तो ये फैराडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कूलम में। 0.02 इंटू 96500, जब इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बी, इसको कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से करना है, 1.93 इंटू 10⁻³ कूलम, ये निकला कूलम। अब टाइम, टाइम पूछा जा रहा है, आप लोग जानते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय करंट। चार्ज वी हैव कैलकुलेटेड 1.93 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय करंट दिया हुआ मिली एम्पियर में, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 मिली एम्पियर है तो 10 एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए। जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे ये आएगा 19.3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड, दिस इज द आंसर, 19.3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ओके, सो दिस वॉज ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन है इसका आंसर। आई होप it was an easy question, you all are understanding nicely.
No, student, let us move forward. Now, set B. There are few questions in set B also. Question number 86. If you see question number 86, section B. क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन में पूछा जा रहा, आप लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा. स्टूडेंट सुनिएगा ध्यान से. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस 1 इक्विवेलेंट, तब एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज 57.1 किलो जूल. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देन एनर्जी इज 57.1 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूमेरिकली लेस देन 57.1 is numerically less than 57.1. तो स्टेटमेंट तो सही है. स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक है तो एनर्जी प्रोड्यूस विल बी लेस देन 57.1. स्टेटमेंट में कहीं कोई एरर नहीं. अब आते हैं रीजन. ऑल द OH माइनस आयन फर्निश्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आर नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड. सॉरी, इसमें जो रीजन है वो रीजन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि some of the heat energy is used in ionization of weak acid. Some heat is used in ionization of weak acid. Student, weak acid जल्दी टूटता नहीं है, कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगा weak acid को आयनाइज करने में. और यह रीजन दिया हुआ all the OH minus ion furnished are not completely neutralized. ये रीजन ठीक नहीं है. वीक एसिड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगा, इसलिए आपका जो रीजन दिया हुआ दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. The correct reason you write in your copy, some of the heat energy, कुछ हीट एनर्जी खर्च होगा किसको तोड़ने में, वीक एसिड को ब्रेक करने में. ये इसका सही आंसर है. लेकिन आपको जो रीजन दिया हुआ दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 में क्या लिखा हुआ, assertion is correct, reason is false. Okay, now move towards question number 87. Question number 87. क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए. CaCO3. अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. सॉलिड स्टेट, इट्स सो इजी स्टूडेंट. क्विक लाइन सॉलिड स्टेट प्लस CO2 गैसियस स्टेट. अगर हम Kc को डिफाइन करें तो हमको लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन CO2 केवल. क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का मोलैरिटी कितना लेते हैं 1. कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट 1. इसको तो याद रखना है, जिन बच्चों को याद नहीं मेमोराइज कर लीजिए. सॉलिड स्टेट का यूनिफॉर्म मोलैरिटी एंड दैट वी टेक एज 1. ये भी 1, ये भी 1. अगर हम Kp को डिफाइन करें तो इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. अब आते हैं क्वेश्चन में. Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन CO2, एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नाउ Kp is equal to partial pressure CO2. This statement is also correct. Third statement में लिखा हुआ CaCO3 और CaO are both constant. बिल्कुल सही. Constant मैंने दोनों का वैल्यू 1 है, वो नहीं बदलेगा. Statement 3 is also correct. Statement 4 बोलता है CO2 is constant. Student, statement 4 says CO2 is constant. CO2 बदलेगा, जितना CaCO3 टूटेगा उतना CO2 बदलता जाएगा. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट. स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 3 करेक्ट. देयरफॉर ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर. सेकंड ऑप्शन. CO2 CaCO3 जितना टूटेगा उतना CO2 बनेगा. CO2 तो वेरिएबल है स्टूडेंट. ओके, एन इजी क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88 ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लेंगे. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 88 इंडिपेंडेंट. सही बात है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट? ध्यान से सुनिए. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो करता है, मगर किस कंसंट्रेशन पर? इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टिंग स्पीसीज का और जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है. शुरू में कितना कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करेगा. तो K डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन
at equilibrium, note in your copy. First thing, तो इसमें जो बोला जा रहा है, the value of equilibrium constant is independent of initial concentration. एकदम सही स्टेटमेंट. शुरू के कंसंट्रेशन पे रिएक्टिंग स्पीसीज के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. बिल्कुल सही स्टूडेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के बदलने से बदलता है. प्लीज नोट इन योर कॉपी. के याद रखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हो गया, केपी हो गया, केसी हो गया, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया, या रेट कांस्टेंट क्यों ना हो जाए. रेट कांस्टेंट जो पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, सब ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 1. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. ये तो खैर मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच आर प्राइमरी सेल्स. और आप जानते हैं सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल. सेकेंडरी सेल जो बाद में रिचार्ज हो जाए, उसको बार बार जो यूज होता है वो सेकेंडरी, और जो एक बार हम लोग यूज करके फेंक देते हैं दैट इज प्राइमरी सेल. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चों को. क्वेश्चन नंबर 89, लेक्लैंच सेल एंड मर्करी सेल आर प्राइमरी सेल्स. लेक्लैंच सेल एंड मर्करी सेल्स आर प्राइमरी सेल्स. इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, लेक्लैंच एंड मर्करी. और जो बाकी जो दो दिया हुआ, निकल कैडमियम सेल जिसे निकट सेल भी बोलते हैं, और लेड स्टोरेज बैटरी. एक चीज आप सुन लीजिए, लेड स्टोरेज बैटरी को आप एकदम प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा. एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन. हम फिर से बोल रहे हैं, अगर नीट में क्वेश्चन आया तो यही पूछेगा. लेड स्टोरेज बैटरी, घर पे जो हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टर के साथ जो बैटरी, वो है लेड स्टोरेज बैटरी. उसका एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन मेमोराइज कर लीजिए स्टूडेंट, डेफिनेटली आएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 4. Primary cells are Lagrange and Mercalli cell. Okay, students, I hope you all have enjoyed the calculation, the understanding of concept of physical chemistry, and let's pray for all of you that you all do better in coming examination. Okay, students, have a good luck for coming examination.